नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है बच्चों, इसका ए पार्ट है कि दो विद्युत रोधी आवेशित तांबे के गोलों ए तथा बी के केंद्रों के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर है। यदि दोनों गोलों पर पृथक पृथक आवेश 6.5 इंटू 10⁻⁷ कूलाम है, तो इनके मध्य पारस्परिक स्थिर विद्युत प्रतिकर्षण बल कितना है, और गोलों के बीच की दूरी की तुलना में ए तथा बी की त्रिज्याएं नगण्य है। तो इसका मतलब ये है कि हम गोले पर जो आवेश है उसको बिंदु आवेश हम मान सकते हैं। इसका अर्थ सीधे सीधे ये है, ठीक है ना। तो ये बच्चों पहला गोला मान लीजिए आप ए, और ये दूसरा गोला बी। इनके बीच की जो दूरी है, तो ध्यान रखिएगा जब गोले बनाएंगे तो दोनों गोले एक ही तरह के, एक ही त्रिज्या के गोले आप बनाएंगे चतुर्भुज, ठीक है। तो इनके बीच जो दूरी हमको दी गई है वो दी गई है 50 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पहले हमको हमें इनके बीच का प्रतिकर्षण बल है वो निकालना है। तो सिंपल है, QA बराबर हमें दिया हुआ है, कितना क्वेश्चन में ये दिया हुआ है 6.5 इंटू 10⁻⁷ कूलाम। QB इज इक्वल टू 6.5 इंटू 10⁻⁷ कूलाम, एंड R इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। मीन्स जब आप इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो दैट विल बी 0.5 मीटर। हमें प्रतिकर्षण बल का मान निकालना है। तो हम जानते हैं न्यूटन के नियम से कि F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर QA QB ओवर R स्क्वायर, ठीक है ना। अब ये जो यहाँ पर डिस्टेंस आपको दिया हुआ है, सॉरी ये जो फॉर्मूला हमने यहाँ पर लिखा है, इस फॉर्मूले में अब हम लोग वैल्यूज को रख लेते हैं। वैल्यूज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह पर 9 इंटू 10⁹ QA यानी कि 6.5 इंटू 10⁻⁷, QB 6.5 इंटू 10⁻⁷, एंड होल स्क्वायर ऑफ 0.5। तो आपसे 0.5 इंटू 0.5 ऐसा करके लिख सकते हैं। इससे हमें ये यहाँ पर आसानी हो जाएगी, डेसिमल से डेसिमल कटेगा, ये 13 आ जाएगा। ऐसे यहाँ पर ये डेसिमल से डेसिमल कटेगा, ये 13 आ जाएगा। टोटल पावर्स 14 और 9 5 यहाँ पर हो गई 10 की पावर, यानी 9 इंटू 13 इंटू 13 इंटू 10⁹ और 10⁻14 यानी 10⁻⁻5। 13 को जब 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 169। 9 इंटू 169 इंटू 10⁻⁻5 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 81 1 2 15 इंटू 10⁻⁵ है ना। इतने न्यूटन अभी हम आ रहा है। इसको अब हम किसमें अगर हम बदल दें, इसको मीटर में बदले तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको 3 प्लेसेज में तक हम डेसिमल को ले आए, उधर 3 पावर कम कर दें तो 1.521 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन, ठीक है। तो इतना जो है रिपल्सिव फोर्स इनके बीच में लग रहा है, इन दोनों चार्जेस के बीच में इतना रिपल्सिव फोर्स लग रहा है। फाइन। दूसरा इसके सेकंड पार्ट में वो कह रहा है, बी पार्ट में, इसका ए पार्ट हो गया। अब इसका बी पार्ट हम देखें। बी पार्ट में कह रहा है बच्चों कि यदि प्रत्येक गोले पर आवेश की मात्रा दोगुनी कर दी जाए, ठीक है, और उनके बीच की जो दूरी है वो दूरी आधी कर दी जाए। फाइन। यानी हम कह रहे हैं कि हमने QA डैश इसको कर दिया है 2QA, QB डैश इज इक्वल टू 2QB एंड R डैश इज इक्वल टू R/2। तो F कितना हो जाएगा,
इस वाले को आप 1% वन मार्क कर लीजिएगा, आसानी रहेगी। तो एफ डैश कितना हो जाएगा इनके बीच में लगने वाला फोर्स, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ए डैश क्यू बी डैश ओवर आर डैश स्क्वायर, आर डैश स्क्वायर। तो कितना हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऐसे ही हो गया, क्यू ए डैश की जगह पर 2QA इंटू 2QB ओवर r/2 का होल स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर, और फिर ऊपर क्या चला जाएगा, 4 चला जाएगा, आर स्क्वायर इंटू 4। आप इस तरह से लिख सकते हैं 16 टाइम्स ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QA QB ओवर आर स्क्वायर। और ये क्या है, ये F है, यानी फोर्स, पहले वाला जो फोर्स है उस फोर्स का कितने टाइम्स हो जाएगा, 16 टाइम्स। और उसकी वैल्यू आपने कितनी निकाली है F की, 16 इंटू 1.521 इंटू 10⁻⁻²। जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 0.24 न्यूटन। ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को, ये इसका बी पार्ट है, इस बी पार्ट को हम इस तरह से यहां पर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 13 को हम लोग पढ़ रहे हैं, जो क्वेश्चन नंबर 12 का ही आगे का भाग है। वो कह रहा है कि मान लीजिए प्रश्न संख्या 12 में गोले ए तथा बी साइज में सर्वसम है, मतलब इनका हर तरह से गोले आकार में प्रत्येक प्रकार से बराबर है। ठीक है ना, जो इनका रेडियस है, जो इनका साइज है, जो शेप है, वो बिल्कुल सेम है। फाइन। अब वो कह रहा है कि इसी साइज का कोई तीसरा गोला हम लोग लेकर के आते हैं। पहले उसको ए गोले के संपर्क में रखा जाता है, फिर उसको बी गोले के संपर्क में रखा जाता है, और फिर उन अंत में दोनों से हटा लिया जाता है। और अब ए और बी के बीच में नया रिपल्सिव फोर्स क्या होगा। तो बच्चों, स्टार्टिंग में हमने मान लिया कि, क्योंकि हमने माना था, वो वैल्यूज हम बाद में रख देंगे, पहले क्यू ए और क्यू बी दोनों में सेम चार्ज था, जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 12 में पढ़ा था। तो मान लेते हैं क्यू ए इज इक्वल टू क्यू बी एंड सपोज दिस इज इक्वल टू क्यू। ये हमने मान लिया, लेट। ठीक है ना। अब हम क्या कर रहे हैं बच्चों, अब हम एक तीसरा गोला सी लेकर के आ रहे हैं, और पहले हम इसको इससे टच कर रहे हैं, इस वाले गोले से। तो बच्चों, जब आप इसको इससे टच करने जा रहे हो तो उस समय पर जो QC का जो चार्ज है इनिशियली, दैट चार्ज इज इक्वल टू 0। लेकिन जब आप C को A से टच कर रहे हो तो ये जो चार्ज Q है, ये दोनों में बराबर बराबर बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि जो गोले हैं वो आइडेंटिकल है। स्फीयर्स कैसे आइडेंटिकल है, तो आइडेंटिकल होने के कारण इन जब रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होगा तो इसका चार्ज प्लस इसका चार्ज वो दोनों में बराबर बराबर बढ़ जाएगा। इसका चार्ज Q है, उसका चार्ज 0 है, और जब वो दोनों में रिडिस्ट्रीब्यूट होगा इक्वली तो कितना हो जाएगा, Q/2 हो जाएगा। यानी QA डैश की जो नई वैल्यू आ जाएगी दैट इज इक्वल टू Q/2, और इसी तरह से QC डैश की जो नई वैल्यू आ जाएगी दैट इज आल्सो इक्वल टू Q/2। फाइन। अब हम क्या कर रहे हैं कि इस गोले को इससे टच करने के बाद अब हम इसको फिर से लेकर के आ रहे हैं, और फिर से हम इस गोले C को अब इसके साथ टच कर रहे हैं, इस गोले के साथ टच कर रहे हैं, ये गोला C है। फिर से अब क्या होगा बच्चों, यहां पर अब फिर से चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा, और वो रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा B का चार्ज प्लस C का चार्ज ओवर 2। ठीक है, यानी ये हो जाएगा QB डैश इज इक्वल टू QC डबल डैश इज इक्वल टू हाउ मच। इस पर पहले से चार्ज कितना है Q, C पर चार्ज कितना है Q/2, और इनका रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा। यानी कितना हो गया, जब आप इसको ऐड करेंगे ऊपर 2Q प्लस Q, यानी कितना हो गया 3Q/4। ये नया चार्ज आ गया दोनों पर, किस पर, और QB डैश और QC डबल डैश पर। फिलहाल अब हमने QC डबल डैश को हटा दिया, उसकी जगह पर फिर से वही दो गोले हैं A और B, उतनी ही डिस्टेंस पर। बस अंतर क्या हो गया कि जो अब A का जो चार्ज है QA डैश,
बराबर कितना हो गया, जितना पहले इस पर चार्ज था उसका 1/2, और आपको पता है पहले चार्ज कितना था 6.5 इंटू 10⁻⁻7 इसका अपॉन 2 QB डैश इज इक्वल टू 3/4 टाइम्स ऑफ 6.5 इंटू 10⁻⁻7। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें इनके बीच लगने वाला नया रिपल्सिव फोर्स लगाना है, F डैश इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q A डैश की जगह पर आ गया 6.5 इंटू 10⁻⁻7 ओवर 2। Q2 की जगह पर आ गया 3/4 इंटू 6.5 इंटू 10⁻⁻7 और अपॉन आर स्क्वायर की जगह पर आ गया 1/0.5 इंटू 0.5। ठीक है, आप यहाँ पर जो चीज़ें इसमें कैंसिल हो सकती हैं, ये 13 टाइम चला जाएगा, ये भी 13 टाइम चला जाएगा, यहाँ पर 9 इंटू 10⁻9 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप लिख लीजिए यहाँ पर 13 इंटू 3 इंटू 10⁻, देखिए कितनी है ऊपर -7 और -7 10⁻⁻14। ठीक है, और नीचे कितना आ गया अपॉन 8। अब आप इसको यहाँ पर सॉल्व कर लीजिए। तो बच्चों जब आप इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने पर आपके पास आ जाएगा 5.7 इंटू 10⁻³ न्यूटन। ठीक है ना, इस प्रकार से आप इसको सॉल्व करेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 14 को देखिएगा, मैंने डायग्राम यहाँ पर बनाया गया है और इसके हिसाब से इस प्रश्न को सुनिए कि निम्न चित्र में एक समान विद्युत क्षेत्र में 3 आवेशित कणों के पथ प्रदर्शित किए गए हैं। तीनों आवेशों के चिन्ह बताइए और किस कण के लिए आवेश तथा द्रव्यमान का अनुपात अधिकतम होगा। तो बच्चों आप देख रहे हैं कि ये वाले जो दो कण हैं, कण संख्या 1 और कण संख्या 2, ये किस प्लेट की तरफ जा रहे हैं, पॉजिटिव, और ये किधर की तरफ जा रहा है, नेगेटिव की तरफ। ठीक है, तो पॉजिटिव की तरफ कौन अट्रैक्ट होगा, चार्ज जो नेगेटिव है, और नेगेटिव की तरफ कौन चार्ज अट्रैक्ट होगा, जो पॉजिटिव है। तो 1 और 2 तो कैसे हैं, ऋणावेश हैं, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ऋणावेश है। और जो 3 है वो कैसा है, वो धनावेश है। एक तो ये हो गया। ठीक है, दूसरा बच्चों आपसे पूछ रहा है कि किस कण के लिए आवेश तथा द्रव्यमान का अनुपात अधिकतम होता है। तो आगे आप पढ़ेंगे बच्चों इस चीज को कि जो Q/m होता है ये इन चार्ज पार्टिकल्स के वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होता है। यानी जिस कण का वर्टिकल जो डिस्प्लेसमेंट है वो ज्यादा होगा, वो कण, उस कण के लिए Q/m यानी चार्ज ओवर मास का जो रेशियो उतना ही ज्यादा होगा। तो अगर आप यहाँ पर देखें कि अपनी दिशा से सबसे ज्यादा कौन विक्षेपित हो रहा है इन तीनों कणों में से, तो वह कौन सा है, कण संख्या 3। इसलिए कण संख्या 3 के लिए Q/m अधिकतम होता है। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 14। बच्चों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 पर आ रहे हैं। देखते हैं इसमें कि एक समान विद्युत क्षेत्र वेक्टर E इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻³ आई कैप, यानी E इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻³ आई कैप। इसका मतलब समझ लें कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो किसके अलोंग है, वो एक्स एक्सिस के अलोंग है। इतना न्यूटन पर कूलम हमको दिया हुआ है। आपको पता है कि आई कैप किसके अलोंग यूनिट वेक्टर होता है, एक्स एक्सिस के अलोंग, जे कैप होता है वाई एक्सिस के अलोंग, और के कैप होता है जेड एक्सिस के अलोंग। ठीक है, तो वो कह रहा है कि इस क्षेत्र का 10 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग के उस पार्श्व से जिसका तल वाई जेड तल के समांतर है गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर हम इसका एरिया निकालें कि इसका एरिया कितना होगा। जो यहाँ पर आपके पास ये सरफेस आपको दिया हुआ है, प्लेन आपको दिया हुआ है, ए इज इक्वल टू
10 इंटू 10 यानी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, या 100 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर, या हम इसको कह सकते हैं 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर। लेकिन आपको पता है कि यहाँ पर हम एरिया को वेक्टर की तरह से ट्रीट करते हैं, और इस पर जो आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे उसकी जो डायरेक्शन होगी किसके अलोंग होगी, वो डायरेक्शन यहाँ पर आई जो आई कैप यूनिट वेक्टर के उसके अलोंग या एक्स एक्सिस के अलोंग होगी। यानी ए वेक्टर ए इज इक्वल टू 10⁻⁻² आई कैप मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है बच्चों, हमें इस प्लेन से गुजरने वाला फ्लक्स निकालना है कि कितना फ्लक्स इससे पास हो रहा है। तो हमें पता है कि फाई इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, यहाँ पर वेक्टर ई की जो वैल्यू है दैट इज 3 इंटू 10⁻³ आई कैप, और मल्टीप्लाइड बाई हाउ मच, इट इज 10⁻⁻² आई कैप। तो आई कैप डॉट आई कैप की वैल्यू 1 हो जाएगी, और इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे दैट विल बी 3 इंटू 10⁻⁻1, और व्हाट वी कैन राइट इट, वी कैन राइट इट हियर 30। ठीक है ना, और इसकी जो यहाँ पर यूनिट हो जाएगी, ये तो 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये फ्लक्स है जो फ्लक्स इससे पास हो रहा है। फाइन, ये इसका आपका ए पार्ट हो गया, ये इसका ए पार्ट आपने सॉल्व कर लिया। यहां से नेक्स्ट क्या कह रहा है कि इसी वर्ग से गुजरने वाला फ्लक्स कितना है यदि इसके तल का अभिलंब एक्स अक्ष से 60 डिग्री का कोण बना रहा है। बी में कह रहा है कि अगर जो हमें दिया हुआ है थीटा दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री, अगर ये थीटा 60 डिग्री है तब इसकी वैल्यू यहां पर कितनी होगी। तो बच्चों हम जानते हैं कि फाई इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए कॉस 60, और cos 60 की वैल्यू बच्चों कितनी होती है, cos 60 की वैल्यू होती है बच्चों 1/2, और EA की वैल्यू आप कितनी निकाल चुके हैं ऑलरेडी, 30 निकाल चुके हैं। तो ये कितना हो जाएगा 30 इंटू 1/2 यानी कि 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है ना, इस तरह से हम इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको इस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। बच्चों जो 16th क्वेश्चन है वो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है उसी के कंटिन्यूएशन हम आगे जा रहे हैं। ठीक है, क्या है क्वेश्चन नंबर 16, वो कह रहा है कि क्वेश्चन 15 में दिए गए एक समान विद्युत क्षेत्र का 20 सेंटीमीटर भुजा के किसी घन से जो इस प्रकार अभिविन्यस्त है कि उसके फलक निर्देशांक तलों के समांतर है कितना फ्लक्स गुजरेगा। यानी ये जो भुजाएं हैं इस घन की ये 20 सेंटीमीटर है, वो कह रहा है कि इसको इस फील्ड में हमने रखा है तो इससे कितना फ्लक्स जाएगा, है ना, इससे होकर जाने वाला नेट फ्लक्स कितना होगा। तो बच्चों आप देखिए कि जो भी फ्लक्स इसमें एंटर करेगा वो माइनस में होगा, और जब फ्लक्स इससे बाहर निकलेगा तो फ्लक्स प्लस में होगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। जो जब आप नेट फ्लक्स निकालेंगे तो नेट फ्लक्स निकालते हुए जितना फ्लक्स इसमें एंटर कर रहा है और जितना फ्लक्स इससे बाहर निकल रहा है उन दोनों का आप क्या निकालेंगे, उन दोनों का आप यहाँ पर एल्जेब्रिक सम करेंगे। तो जब आप एल्जेब्रिक सम यहाँ पर उन दोनों का आप करेंगे बच्चों, तो एल्जेब्रिक सम करने पर क्या हो जाएगा, उसकी वैल्यू यहाँ पर 0 निकल करके आएगी, क्योंकि जितना फ्लक्स इसमें एंटर कर रहा है उतना ही फ्लक्स इसमें बाहर निकलेगा। ठीक है, तो हम इसको आंसर इस प्रकार से लिख देंगे एक लाइन में कि विद्युत क्षेत्र एक समान है, अतः वाइड जेड तल के समांतर फलकों में से जितना फ्लक्स एक फलक से अंदर प्रवेश करेगा उतना ही फ्लक्स दूसरे फलक से बाहर निकलेगा, अतः घन से गुजरने वाला नेट फ्लक्स 0 होगा। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको दिखा सकते हैं। और दिखाने का दूसरा तरीका अगर आप चाहें तो इसको गॉस थ्योरम से भी दिखा सकते हैं कि भाई इससे बाहर आने वाला नेट फ्लक्स बराबर कितना होगा, 1/ε0 टाइम्स ऑफ चार्ज विद इन दिस क्यूब। तो इसके अंदर जो चार्ज होगा कितना है, 0 है, तभी से आने वाला जो नेट फ्लक्स है उसकी वैल्यू निकल करके कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो इस तरह से आप दिखा सकते हैं कि इस घन से जो बाहर आने वाला फ्लक्स है उसकी वैल्यू 0 है। और क्योंकि बाहर क्षेत्र में रखा हुआ है तो हम ये कह सकते हैं कि बाहर एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे होने के कारण इसमें एक फलक से जितना फ्लक्स प्रवेश करेगा दूसरे फलक से उसके सम्मुख वाले फलक से उतना ही फ्लक्स बाहर निकल जाएगा। यानी नेट इनकमिंग फ्लक्स जो कि माइनस में होगा और आउटगोइंग फ्लक्स जो प्लस में होगा, उन दोनों का जो एल्जेब्रिक सम होगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। फाइन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17 कि किसी काले बॉक्स के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की सावधानी पूर्वक ली गई माप यह संकेत करती है
कि बॉक्स के पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स 8 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम है। फ्लक्स कह रहा है फाई ई या फाई इज इक्वल टू कितना 8 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। फाइन। वो कह रहा है कि बॉक्स के भीतर नेट आवेश कितना है। ठीक है, तो इसके अंदर ए पार्ट हम निकालना है। ए पार्ट में हमें निकालना है कि इसके अंदर जो चार्ज है इनसाइड द बॉक्स वो कितना है। और हम जानते हैं गॉस के नियम से कि फाई इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स ऑफ क्यू। तो क्यू इज इक्वल टू फाई इंटू ε0। फाई की वैल्यू आपको दी गई है 8 इंटू 10⁻³ और ε0 की वैल्यू आपको पता है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 होती है। ठीक है, आप इनको मल्टीप्लाई करके जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो 7.08 इंटू 10⁻⁻8 कूलम, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अगर राउंड करके लिखें तो 7.1 इंटू 10⁻⁻8 कूलम। इतना चार्ज जो है बॉक्स के अंदर है। बी पार्ट इसका क्या है बच्चों? बी पार्ट में वो हमसे कह रहा है यदि बॉक्स के पृष्ठ से नेट बहिर्मुखी फ्लक्स शून्य है तो क्या आप यह निष्कर्ष निकालेंगे कि बॉक्स के भीतर कोई आवेश है, आवेश नहीं है, क्यों अथवा क्यों नहीं। तो बच्चों अगर मान लीजिए आपके पास कोई बॉक्स है या कोई भी एक बंद पृष्ठ है और इससे बाहर आने वाला जो फ्लक्स है उसकी वैल्यू 0 है, तो उसके दो रीजन हो सकते हैं। या तो इसके अंदर कोई चार्ज है ही नहीं, या इसके अंदर जो चार्जेस हैं उनका जो एल्जेब्रिक सम है वो 0 है, यानी उसके अंदर जितने पॉजिटिव चार्जेस हैं उतने ही उसके अंदर नेगेटिव चार्जेस है। तो दोनों चीजें हो सकती हैं। ऐसा भी हो सकता है कि उसके अंदर कोई आवेश ना हो, या ऐसा भी हो सकता है कि उसके अंदर जो आवेश हैं उनका एल्जेब्रिक सम कितना हो, 0 हो। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसका आंसर को लिख सकते हैं। तो अगर गॉसियन पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश शून्य है तो इस कथन के दो अर्थ हैं, या तो पृष्ठ के अंदर कोई आवेश नहीं है, या पृष्ठ के अंदर आवेश तो है लेकिन नेट आवेश शून्य है। तो इन दोनों ही स्थितियों में बच्चों बाहर आने वाले फ्लक्स का मान 0 होगा। तो हमेशा इसका मतलब ये नहीं होता कि उस बॉक्स के भीतर कोई आवेश नहीं है। कई बार आवेश होता है लेकिन नेट आवेश 0 होता है, क्योंकि उन सबका जो बीजीय योग होता है उसके भीतर स्थित आवेश होगा वो शून्य होता है। फाइन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। वो कह रहा है कि इस चित्र में आपको 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्ग से, ये वर्ग है मान लीजिए, यहाँ पर आपको नहीं दिखाई दे रहा है, ये थोड़ा सा आपको लग रहा होगा ये साइड लंबी, लेकिन ये मान लीजिए कि यहाँ पर ये स्क्वायर है और एक स्क्वायर के सेंटर से ठीक 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर एक जो है चार्ज रखा हुआ है, और ये चार्ज है +10 माइक्रोकूलम का, है ना। चार्ज कितना है? क्यू। 10 माइक्रोकूलम मीन्स 10 इंटू 10⁻⁻6 कूलम मीन्स 10⁻⁻5 कूलम। हाँ, तो कह रहा है कि इस वर्ग से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का परिमाण कितना है। तो बच्चों जब इससे निकलेंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो हर साइड में निकलेंगी, इधर 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 हर साइड पर निकलेंगी। तो बच्चों ये इसलिए जो लाइंस जाएंगी तो ये इस तरह से जाएंगी जैसे ये इस बॉक्स, एक यहाँ पर क्यूब है, इस प्रकार का, इस प्रकार का क्यूब है, इस प्रकार का। तो बच्चों जब इससे टोटल फ्लक्स, पहले हम क्या करेंगे, इस क्यूब से टोटल बाहर जाने वाला फ्लक्स निकाल देंगे। और क्योंकि हम एक पर्टिकुलर स्क्वायर की बात कर रहे हैं, इसके पर्टिकुलर फेस की बात कर रहे हैं, और क्यूब में कितने फेसेज होते हैं? 6 फेसेज होते हैं। तो एक फेस से जाने वाला फ्लक्स निकालने के लिए हम उस टोटल फ्लक्स का 1/6 कर लेंगे। ठीक है, तो पहले हम गॉस थ्योरम से फाई इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स ऑफ क्यू, इससे हम जाने वाला टोटल फ्लक्स निकाल लेते हैं। यहाँ 10⁻⁻5 आ गया और यहाँ 8.85 इंटू 10⁻⁻12 आ गया। ठीक है ना, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, और इसको सॉल्व करके जब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे यहाँ पर, तो ये यहाँ पर कितनी आ जाएगी, जो भी आएगी, क्योंकि हमें फर्दर और कैलकुलेशन करनी है तो अभी हम एक स्टेप और आगे बढ़ देते हैं और एक वर्ग से होकर जाने वाले फ्लक्स को हम φ1 मान लेते हैं इस वाले से। तो वो क्या होगा, ये जो 6 इसके फेसेज हैं उन 6 फेसेज से जाने वाला टोटल फ्लक्स तो ये हो गया। एक फेज से जाने वाला फ्लक्स φ' क्या हो गया, 1/6 टाइम्स ऑफ 10⁻⁻5, 8.85 इंटू 10⁻⁻12। तो एक ही बार कैलकुलेशन कर लेंगे
और जब हम इसको यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 1.88 इंटू 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये इसके एक फेज से होकर जाने वाला फ्लक्स है, और ये जो निकल करके आएगा ये इसके 6 फेसेस से होकर के जाने वाला टोटल फ्लक्स होगा। बच्चों जो 19 क्वेश्चन है सिंपल गॉस थ्योरम पर बेस्ड क्वेश्चन है कि आपके पास 2 माइक्रोकूलम का कोई चार्ज है। 2 माइक्रोकूलम मींस 2 × 10⁻⁻6 कूलम, ठीक है। और ये किसी 9 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घनीय गॉसियन पृष्ठ के केंद्र पर स्थित है। पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स क्या है, तो इसमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किस डायमेंशन के बॉक्स के अंदर है ना, क्योंकि जो बाहर आने वाला जो फ्लक्स है वो डायमेंशन पर डिपेंड नहीं करता। तो फाई इज इक्वल टू सीधे सीधे 1/ε0 टाइम्स ऑफ क्यू। वो कितना हो गया 2 × 10⁻⁻6 ओवर 8.85 × 10⁻12। इसको हम यहाँ पर सॉल्व कर लें तो ये आ जाएगा 2.26 × 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है। तो ये इससे होकर जाने वाला टोटल फ्लक्स ये आ जाएगा। बच्चों आपसे कह रहा है कि यदि किसी बिंदु आवेश के कारण उस बिंदु को केंद्र मानकर खींचे गए 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के गॉसियन पृष्ठ पर विद्युत फ्लक्स -1 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम है। मतलब यहाँ पर कोई चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, और आपने यहाँ पर ये चार्ज रखा हुआ है, इसको सेंटर मान करके आपने स्फीयर ड्रॉ कर लिया, फाइन। तो ये से क्या निकल रही है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है। इनका जो मेजरमेंट है कि कितनी निकल रही है, तो वो कह रहा है कि वो कितना है, वो कह रहा है कि वो इसका रेडियस हमने कितना है, यहाँ से तक रेडियस और मैं मार्क कर दे रहा हूँ, रेडियस है इसका 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर पहले वाले केस में कह रहा है कि फ्लक्स जो इसमें पास हो रहा है वो कितना पास हो रहा है फ्लक्स इससे, वो -1.0 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो इसका मतलब क्या है, जो चार्ज है चार्ज निगेटिव है, और ये जो एरो साइन हम बाहर की ओर लगा रहे थे, बाहर की ओर ना लगकर कैसे लगेंगे, भीतर की ओर, क्योंकि चार्ज कैसा है, निगेटिव है, इसलिए फ्लक्स का मान जो निगेटिव है उससे ये पता चल रहा है कि अंदर कोई निगेटिव चार्ज रखा हुआ है, नेट कोई निगेटिव चार्ज अंदर की ओर है। ये फाई की वैल्यू दी गई है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि अगर हम इसके रेडियस को डबल कर दें, ये जो रेडियस था इसको डबल कर दें, तो इसके फ्लक्स पर क्या असर पड़ेगा, कुछ असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो वही है ना, उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसमें एंटर कर रही है, तो उनमें कोई चेंज नहीं आएगा, मतलब फ्लक्स में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा, क्योंकि जो फ्लक्स होता है वो यहाँ पर यहाँ से इस जो बॉडी है इसके अंदर कितना चार्ज है केवल उस पर डिपेंड करता है। ये जो क्लोज बॉडी रखी हुई है, जो क्लोज सरफेस रखी हुई है, इसके अंदर कितना चार्ज है इस पर डिपेंड करता है, उसके अलावा किसी और पैरामीटर पर डिपेंड नहीं करता। इसलिए अगर हम इसका रेडियस डबल कर दें, ट्रिपल कर दें, उससे इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इसका आंसर इस प्रकार से आप लिखेंगे ए पार्ट का कि गॉस के प्रमेय के अनुसार किसी बंद गॉसियन पृष्ठ से निर्गत कुल फ्लक्स पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश पर निर्भर करता है, पृष्ठ के आकार पर नहीं। अतः पृष्ठ की त्रिज्या दोगुनी कर देने से उससे निर्गत फ्लक्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी अभी भी जो फाई का मान है दैट विल रिमेन सेम, -1.0 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, फाइन। और दूसरा फिर वो क्या कह रहा है, ये तो ए पार्ट हो गया, बी पार्ट में आपसे चार्ज की वैल्यू निकालना है, तो फाई इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स ऑफ क्यू, क्यू इज इक्वल टू 5/ε0 मीन्स -1.0 × 10⁻³ इंटू 8.85 × 10⁻12। इसका जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा -8.854 × 10⁻⁹ कूलम, ठीक है। माइनस मैंने पहले ही कहा था क्योंकि फ्लक्स माइनस है, इसका मतलब इसके अंदर जो चार्ज रखा हुआ है वो चार्ज क्या है, वो चार्ज नेगेटिव है। अगर आप चाहें तो इसको नैनो कूलम में लिख सकते हैं, 8.854 नैनो कूलम, क्योंकि 1 कूलम 10⁻⁹ कूलम इज इक्वल टू 1 नैनो कूलम, ठीक है ना।